राष्ट्रवाणी ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। मेहमानों से परिचय करा दें। रत्नाकर सिंह हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। रत्नाकर जी का बहुत स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ रहेंगे। आशीष चतुर्वेदी जी का बहुत स्वागत है। रवि प्रताप सिंह हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, रवि प्रताप सिंह जी का बहुत स्वागत है। पवन विजय जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, पवन जी का बहुत स्वागत। अच्छा, इतनी तेजी से भारत में राजनेता अपना गोल पोस्ट चेंज कर लेते हैं, इतनी तेजी से तो फुटबॉल के खिलाड़ी भी नहीं कर पाते, फुटबॉल को भी दाएं बाएं। राहुल गांधी के नेतृत्व में सपा और कांग्रेस और टीएमसी और सब मिलके आरजेडी नारा लगा रहे थे पार्लियामेंट में, एसआईआर फ्रॉड है, एसआईआर फ्रॉड है, एसआईआर वोट चोरी है, नहीं सहेंगे एसआईआर, एसआईआर लोकतंत्र की हत्यारी है। और आज सब साधु हो गए, कह रहे हमने एसआईआर का कभी विरोध ही नहीं किया, सही चीज के तुम साथ हैं। अरे भाई साहब, किसको झूठ समझा रहे हो। ये नारे आप लोगों के कंठ से आए कि एसआईआर फ्रॉड है। पवन विजय, विपक्ष ने कहा कि एसआईआर फ्रॉड है, एसआईआर लोकतंत्र का अपहरण करती है, एसआईआर वोट चोरी करती है। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के सारे आरोपों को ध्वस्तीभूत कर दिया, भस्मीभूत कर दिया। बड़ी मुश्किल से पाल पोस के जो नैरेटिव बड़ा किया गया था, वो नैरेटिव बेसमेंट में ले जाके भू समाधि दे दी उस नैरेटिव को सुप्रीम कोर्ट ने। अब आगे क्या दिख रहा है विपक्ष के पास? जी हमता जी नमस्कार। आगे विपक्ष के पास तो बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि वो इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाएं और वहां पर पक्षकारिता करें इसकी, या बायकॉट करें चुनाव का, या कुछ और जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां उनकी मदद दें। दरअसल विपक्ष को ये एहसास ही नहीं है कि वो जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है वो नैरेटिव भारत के विरुद्ध है। भारतीय जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो 5000 साल की पुरानी जो प्रक्रिया है, उस पर अटैक करने का काम जो विपक्ष है उसने किया। देखिए, अभी जो लोकतंत्र है, अभी जो संविधान है, ये भारतीय सांगठनिक संरचना के दो मूल तत्व हैं। इन तत्वों पर लगातार प्रहार विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। जबकि जो आर्टिकल 324 है, जो अनुच्छेद 324 है, उसके तहत संविधान के द्वारा इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार प्राप्त है कि वो जो है परिसीमन कर सके, वो जो है सूची बना सके, उन सूचियों का कार्यान्वयन कर सके। तो जो इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयोग है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि रिजल्ट आपके अनुकूल नहीं आता है, तो आप क्या करते हैं, आपको लगता है कि रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं है, जनता हमारे मन मुताबिक नहीं है, तो हम चुनाव आयोग पर आरोप लगाएं। ये बहुत ही खतरनाक जो है नैरेटिव है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। अरे भाई, भारत लोकतंत्र की जननी है। यहाँ के रग रग में, यहाँ के लोगों के मन में जो ओपिनियन है वो बिना दबाव में व्यक्त करते हैं। भारत में लोकतंत्र कैसे खत्म हो जाएगा। तो आज मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमको उस विष से बचा लिया, हमको उस लोकतंत्र के जो विखंडन है उस विष से बचा लिया, जिसका प्रयास ये लोकतांत्रिक पार्टियां, जो लोकतांत्रिक है, आप देखिए लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, इन्होंने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करके इन्होंने लोकतंत्र के ऊपर आक्षेप लगाए। एक चीज और मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि जिनके लिए आज डार्क डे है, मैंने अभी प्रशांत भूषण जी का ट्वीट देखा, मैंने योगेंद्र यादव जी का ट्वीट देखा, मैंने उदित राज जी का ट्वीट देखा, वो सब एक टूट से ये कर रहे हैं कि आज डार्क डे है, आज का दिन काला दिन है। अब आप एक बात बताइए, ये एक तरफ संविधान को बचाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ संविधान द्वारा जो पोषित इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर ये लोग अटैक करते हैं, और जो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लेता है उसको नहीं मानते, उनको क्या कहा जाए। ठीक है पवन जी। तो
तो इनके जी, लिए अब ठीक। एक ही निकलता है कि जी अंतर्राष्ट्रीय ठीक, न्यायालय में। रवि प्रताप जी के पास चलेंगे। रवि प्रताप जी, सरल बात में हम लोग बहस रखें, सरल भाषा में। राहुल जी ने कहा एसआईआर वोट चोरी है, एसआईआर फ्रॉड है, ये उनके कई शब्द में ये दिला रहा हूं, स्टॉप एसआईआर। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों बातों का स्पष्टतः खंडन कर दिया। उसने कहा एसआईआर संविधान सम्मत है, एसआईआर विश्वसनीय ढंग से और पारदर्शिता के साथ कराई गई है, और तीसरी बात राहुल गांधी ने कही स्टॉप एसआईआर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूरे देश में होगी, गाजे बाजे से होगी। अब व्हाट नेक्स्ट रवि जी? जो तीन बातें राहुल जी ने कही, उन तीनों बातों का पुरजोर, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास जितनी शक्ति और सामर्थ्य है, उसने उतनी शक्ति और सामर्थ्य से राहुल गांधी की तीनों बातों का खंडन कर दिया। अमिताभ जी, बेवफा की महफिल में दिल की बात क्या कहिए, खैरियत इसी में है कि खुद को बेवफा कहे। वाह वाह, क्या बात है। आर्टिकल 324 में जो व्यवस्था है, मतलब नौतपा में भी, मैं रवि भाई को तो बधाई दूंगा, तारीफ करूंगा उनके हौसले की, नौतपा में भी शायरी कह पा रहे हैं, छोटी बात है जी। अमिताभ जी, जी, आर्टिकल 324 ये कहता है कि एसआईआर करने का, संपूर्ण देश में करने का, जो अब तक इससे पहले संविधान में व्यवस्था थी, तो चुनाव आयोग को अधिकार एसआईआर करने का नहीं, ये आईआर करने का। इससे पहले भारत के इतिहास में एसआईआर नहीं हुआ। मैं 2 बार कह रहा हूं। जो 2003 को कोट किया जाता है वो इंटेंसिव रिवीजन था इंस्टेड ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। दूसरी बात, जो 325, 326 और पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में है, उन चीजों की संवैधानिकता पे बात कही गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सोल अकाउंटेबिलिटी है नियम की व्याख्या करना। आज उसने जो व्याख्या करके बताया जो संवैधानिक है, तो हमें असंवैधानिक कहने का कोई अधिकार नहीं बच जाता। लेकिन ये मौलिक प्रश्न है कि यही चुनाव आयोग, जब महाराष्ट्र में एसआईआर करने की बात आई तो कहा कि वहां निकाय का चुनाव नहीं हुआ है, इसलिए वहां नहीं रवि भाई, कर अब पुरानी चीज, अब दिया। मैं क्या कह रहा हूं, आपने कहा एसआईआर फ्रॉड है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा विश्वसनीयता के साथ हुआ है, पारदर्शिता के साथ हुआ है। हमने जो कहा वो निश्चित रूप से कहा, इसकी कमियों को कहा, लेकिन जब आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो हम इस चीज को मानते हैं कि कोर्ट की अवमानना हम नहीं करना चाहते। तो आप तो ब्लैक डे बता रहे हो कि आपके सारे सहयोगी उसको ब्लैक डे बता रहे हैं भाई जी। अमिताभ भाई, निश्चित रूप से ये हमारे संविधान में ये भी व्यवस्था है, एडवोकेट एक्ट 1961 में, कि अगर किसी चीज का निर्णय मेरिट पे आ गया है तो उसके गुणदोष की विवेचना एक वकील कर सकता है, जिस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वो लोग कर रहे हैं। दूसरी बात कि आप बिहार में कोई और एसआईआर करते हैं, असम में कोई और एसआईआर करते हैं, वेस्ट बंगाल में आपकी प्रक्रिया कोई और हो जाती है। जब आपके नोटिफिकेशन अब तक क्लैरिफाई नहीं हुए कि बिहार का नोटिफिकेशन क्या है, असम का नोटिफिकेशन क्या है और बंगाल का नोटिफिकेशन क्या है, जो आज निर्णय आया ये संपूर्ण केसों का निर्णय नहीं है। ये अभी जो कह रहे हैं कि बिहार का है जिसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, बंगाल के है वो पेंडिंग केस है। ठीक है, जो भी कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आज की तारीख में इसी भारत सरकार ने उसको वो इम्यूनिटी प्रदान कर दी जो कि भारत के राष्ट्रपति को प्रदान है, स्वयं प्रधानमंत्री जी को नहीं, 2023 में। ये जब चीजें आप करते हैं तो हमें प्रश्न जरूर उठता है। और जब यही भारत का एसआईआर चुनाव आयोग कहता है 27 लाख लोगों को कि आप अगले बार वोट डाल दीजिएगा, तो प्रश्न जरूर बनता है और प्रश्न हम जरूर करेंगे और हम प्रश्न करते रहेंगे, उठाते रहेंगे, लोकतंत्र के लिए उठाएंगे। इसकी व्याख्या जिसको जो करनी है वो करे, हमारे विचार में जो व्याख्या होगा उसकी हम व्याख्या करेंगे। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं रहा कभी। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट से टकराने की मानसिकता कई बार दिखा चुकी है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी वही काम किया था। जस्टिस खन्ना को सुपरसीड करके भारत का मुख्य न्यायाधीश पहली बार अपनी इच्छा से किसने चुना था? ये किसने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि आई वांट कमिटेड जुडिशरी? किसने कहा था? ये छोटा पाप है कि भारत की प्रधानमंत्री कमिटेड जुडिशरी को चाहती हैं। फिर राजीव जी आए, शाहबानों के मामले में एक फैसला आया। मुझे आश्चर्य नहीं अगर आज लोग काला दिवस कह रहे हैं तो कम कह रहे हैं काला दिवस।
ये जजों का पुतला फूंक सकते थे भाई, जलूस निकाल सकते थे। तो गर्मी ज्यादा है तो पुतला नहीं फूंक रहे, कोई लपट लग जाएगी तो पता लगा और मुश्किल हो गई। नौतपा है, हो सकता है कि ठंडा होता मौसम तो पुतला फूंकते, उसमें हाथ ताप भी ताप लेते और ठंडा हो जाता, मूंगफली भून लेते। शाहबानों में क्या किया था? आपने जलूस निकाले सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जजों के पुतले फूंके गए। कांग्रेस के रवि भाई, आपको स्मरण नहीं होगा, कांग्रेस के एक मंत्री थे उत्तर प्रदेश के ही, जियाउर रहमान अंसारी, पसमानदा समाज से आते थे, कुरैशी थे। वो उनको राजीव गांधी ने बोलने के लिए खड़ा किया। उन्होंने कहा कि राजीव जी, तेली और तमोलियों से कुरान और वो हदीस का वो करवाओगे तो ऐसा ही फैसला आएगा। लोकसभा में खड़े होकर कहा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए कि तेली और तमोलियों से कराओगे तो यही हाल होगा राजीव जी। कांग्रेस ने मान कब रखा सुप्रीम कोर्ट का? पूरी दुनिया में सवाल उठा था जब सुप्रीम कोर्ट में आउट ऑफ टर्न एक व्यक्ति जज बना दिया, CJI बना दिया था इंदिरा जी ने। हंसराज खन्ना उसी में सुपरसीड हुए थे, इस्तीफा देके अलग हो गए थे। इसलिए मैं इसमें कोई नहीं हूं, ये तो बड़ी संस्कारी टिप्पणी है कि ब्लैक डे है। इतना कह के भी चुप हो जाए, समझ लो इनको 1 किलो लड्डू भेजो कि चुप हो गए। भैया कुछ भी कहते। आशीष चतुर्वेदी जी, तेजस्वी यादव तो मान लो जो उनका नुकसान होना था, लुटना पिटना, तब हो गया, क्या 25 सीट आ गए। ममता जी का भी होता कि मैं कितना भी बड़ा दुख आ जाए, क्या 13 दिन के बाद तो कामकाज यथास्थिति चालू हो ही जाता, पुराने ढंग से कि नहीं हो जाता? आशीष जी हो जाता है ना? हाँ तो बोलो महाराज, 13 दिन के बाद तो फिर काम शुरू हो जाता है, 13वें के बाद हो जाता है ना? हाँ तो बोलो। ममता जी का भी काम निकल गया, वो भी 13 दिन बीत गए, क्या हार के। अब उनका भी अपना जो अच्छा बुरा वो मन आए करेंगे। आप पर तो अभी इम्तिहान बाकी है, क्या? और सुप्रीम कोर्ट ने SIR को ताकत के कई इंजेक्शन लगा दिया आज एक ही दिन में, क्या? अब और विकट और प्रखर और तेजस्वी और धारदार SIR आगे बढ़ेगा आशीष जी उत्तर प्रदेश में। और ये जो बातें हैं ना, ये मेरी जिस छोटी बुद्धि, मैं विद्वान व्यक्ति नहीं हूं कानून का, लेकिन मेरी छोटी बुद्धि कहती, ये जो TMC वालों ने नया शोषा छोड़ा, जिसको रवि भाई ने भी कैच किया है कि नहीं ये फैसला दूसरा है, वो फैसला दूसरा आएगा। ना ना ना, SIR एक ही है, उसी पर फैसला है, क्या? आपने कहा SIR फ्रॉड है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा SIR फ्रॉड नहीं है, बात खत्म हो गई आशीष जी। अब ये तो जरूरत से ज्यादा आशावादिता है कि नहीं बंगाल वाले में कुछ फैसला अलग आएगा, यही लालू जी को लगता था। लेकिन आप पर तो बीतनी है अभी आशीष जी। ये तो सब जो कुछ इनका होना था हो गए फेल पास, आपका तो इम्तिहान बाकी है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा BP आपका फ्लक्चुएट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, समाजवादी पार्टी का। भैया अनम्यूट करिए इसको जी। सुप्रीम कोर्ट में कि जितनी EVM मशीन है उस पे VVPAT लगना चाहिए, जो एक साधारण बालक की भी समझ में आ जाएगा कि इससे पारदर्शिता बढ़ती है। लेकिन एक जज साहब थे जिनको लगा नहीं, पारदर्शिता की क्या जरूरत है, VVPAT की जरूरत नहीं है, जैसे हो रहा है होने। अब उस जज की जितनी बुद्धि और जितनी समझ वो था, लेकिन हमारी समझ में ये था कि हर एक अगर EVM पे VVPAT लगेगी तो पारदर्शिता बढ़ती है, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, इससे फायदा ही होगा। ये हमारी सोच और देश के नागरिकों की सोच थी, लेकिन एक जज साहब की सोच कुछ और थी। कोई बात नहीं। अब जब आप अभी बंगाल के चुनाव का जिक्र हुआ, तो ये चुनाव आयोग ने खुद माना और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 27 लाख लोगों के वोट गलती से कट गए, और उस पर एक बयान आ जाता है कि भाई अगली बार वोट डाल लेंगे, कोई बात नहीं अगली बार डाल लेंगे। मुझे एक ख्याल आया कि अगर ज्ञानेश कुमार या वो जज साहब जिन्होंने ये फैसला दिया उनको दिल का दौरा पड़ जाए
और वो डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर साहब इनसे बहुत प्रभावित होकर, अच्छा जज साहब दिल का दौरा पड़ गया, तो कोई बात नहीं अगली बार आ जाना, तब क्या करेंगे? तब कहेंगे कि नहीं अगली बार आ जाना? या ज्ञानेश कुमार कहेंगे तब अगली बार आ जाना? तब नहीं कहेंगे, तब तो पैर पकड़ लेंगे, डॉक्टर साहब बचा लो मुझे, अब तो मिलॉर्ड आप ही हो, तब तो पैर पकड़ लेंगे वहां। तब तो चीजें कैसे बदल रही हैं? तब आप 27 लाख लोगों को देश के कह देते हैं कि नहीं नहीं अगली बार, इस बार वोट डालने की क्या जरूरत है, अगली बार डाल लेना। तो ये प्रक्रिया, और एक और मजेदार बात बता दूं कि इसी जिसका अभी गुणगान हो रहा है प्रक्रिया का, हाई कोर्ट के एक जज साहब थे, उनका नाम छूट गया। फिर जब चुनाव आयोग की गिरगिरी हुई कि अरे उनका नाम कैसे काट दिया भाई, वो तो जज हैं हाई कोर्ट के, तो फिर उनका नाम जोड़ा गया। तो अगर प्रक्रिया इतनी सही थी तो जज साहब का नाम छूट रहा था हाई कोर्ट के, तो आप आम नागरिक का नाम कहां गिनती में आएगा, इसी से समझ लें। तो केवल एक व्यक्ति के कह देने से कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही नहीं है। प्रक्रिया जो फॉलो हो रही है वो एक मिनट, समाजवादी पार्टी कहीं कुछ मुझे लग रहा है इल्यूजन में है। एक व्यक्ति का फैसला नहीं है, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट का, भारत के मुख्य न्यायाधीश की बेंच का फैसला है भैया। आप क्या समझ रहे हो कि मुस्लिम मजिस्ट्रेट का निर्णय है क्या यार? आशीष जी, पैंटी को उतार के जब तक आप उसके अंदर न चले जाएं, तो जज साहब ने व्याख्या करी है कि वो रेप नहीं है महाराज, वो रेप नहीं माना है उन्होंने। तो ऐसी सोच वाले जज को उसकी सोच मुबारक, लेकिन हम इसे नहीं मानते। ठीक, मेरा एक छोटा सा सप्लीमेंट है, फिर बीजेपी के पास जाऊंगा। समाजवादी पार्टी ने कहा कि उसने बिहार में एसआईआर पर जो निर्णय आया वो भी नहीं माना, बंगाल में भी नहीं माना, और अब उन्होंने बता दिया कि ऐसी सोच वाले जज हैं, हम इनको नहीं मानते। तो एक यही कर दो कि भाई जजों के खिलाफ उनका पुतला फूको आंदोलन ही शुरू करा दो उत्तर प्रदेश में। नहीं, कुछ आपका तेज तो दिखे, ऐलान कर दो कि समाजवादी पार्टी कल से जुडिशरी के खिलाफ मोर्चा, हल्ला बोल हुआ। आपके पास तो हल्ला बोल के एक्सपीरियंस है, हल्ला बोल के एक्सपीरियंस है। तब आप नहीं होगे सपा में, लेकिन तब एक हल्ला बोल था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस वक्त आप नहीं होंगे, निश्चित तौर पर नहीं होंगे पार्टी में, राजनीति से दूर होंगे। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट को पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले तब किया गया था जब एक दिन समाजवादी पार्टी के लोग हल्ला बोल के हाई कोर्ट में घुस गए थे और वहां रजिस्ट्रार से लेकर जजों तक का सबका शारीरिक सम्मान कर दिया था। उस दिन से फैसला हुआ फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे कि अब यहां पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी। तो आपके पास तो अनुभव है, एक कर दो लॉन्च आशीष भाई कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे जजों की और कोर्ट्स की। तब भी समझ में आया कि हमें तेवर है आशीष जी, क्योंकि ऐसा हल्ला बोल आप कर चुके हैं अतीत में, अखबारों पर भी, अखबारों के खिलाफ भी कर चुके हैं और हाई कोर्ट के खिलाफ भी कर चुके हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जो गलत फैसले हैं वो गलत फैसले हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति ले, चाहे कोई भी संस्था ले, जो गलत है सो गलत है। उसमें कुछ ये कह देना, अब उसका पुतला फूकने से कोई फायदा नहीं है। पुतला तो हमने उस जज का भी, अमिताभ जी, पुतला तो लोगों ने उस जज का भी नहीं फूका जिसके घर में करोड़ों रुपए पकड़े गए और उसने कहा कि नहीं ये मेरे नहीं हैं, उसके घर में ही तो पड़े मिले थे जज के। तो आज का जज भी जो है वो वर्मा जी से आशीष जी ने, ठीक, आशीष जी ने एक बात इशारा की, मैं उस बात पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन अब उन्होंने कर दी तो ठीक है, ईश्वर ने उनको प्रेरणा दी होगी। वर्मा का उल्लेख उन्होंने कर दिया जिसके यहाँ रुपया पकड़ा गया था। सबसे पहले अखिलेश जी उनके पक्ष में आए थे, कोई बड़ा नेता उनके पक्ष में नहीं आया, सबसे पहले अखिलेश जी आए थे। क्या? वर्मा जी के पक्ष में। हम वर्मा जी की पूरी कुंडली जानते हैं, हम पूरी कुंडली बता देंगे शुरू से वर्मा जी कैसे कैसे आगे बढ़े। छोड़ो उन बातों को, है ना। मैंने कहा ना, कमिटेड जुडिशरी चाहिए, कमिटेड जुडिशरी, जो आदमी शाम को रात में आके हमको प्रणाम करे और सुबह जज बन अदालत में बैठे। इंदिरा गांधी ने यहीं से बात शुरू की थी कि हमें गुलदस्ता लेके प्रणाम करने वाला जज चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। वही बात समाजवादी पार्टी की रही कि हम हाई कोर्ट के जजों को सीधा कर देंगे, बोले चलो चढ़ जाओ हाई कोर्ट पर। हाई कोर्ट को सीआई सब के हवाले करना पड़ा। उस दिन से उत्तर प्रदेश पुलिस का वहां से वर्चस्व हटा दिया गया कि नहीं, राज्य सरकार की पुलिस इस लायक नहीं है कि ये हल्ला बोल को रोक पाए।
स्वाभाविक है, सपा के नेतृत्व के जरिए हुआ होगा हल्ला बोल। और आपने तो हल्ला बोल की ऐसी शैली भी, आप तो मायावती जी के खिलाफ ही हल्ला बोल दिए थे गेस्ट हाउस कांड में। उन्हीं को जान बचाना मुश्किल पड़ गया था, आज तक नहीं भूली। तो खैर रत्नाकर सिंह जी, मुझे लगता है कि आज आपको भी, भारतीय जनता पार्टी को भी संतोष हुआ होगा कि चलो कम से कम कुछ चेहरा सुरखरू हुआ, क्योंकि जो आरोप चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे थे, विपक्ष प्रकारांतर से वो आरोप आप ही के ऊपर लगा रहा था। क्योंकि विपक्ष के कई नेताओं ने ऐसा कहा कि चुनाव आयोग को अपने दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए। रत्नाकर सिंह जी अमिताभ जी, देखिए बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। चुनाव आयोग को लेकर के इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई बार निशाना लगाया, और अंततोगत्वा क्या हुआ आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो बिल्कुल से, उन्होंने जो SIR प्रक्रिया को बिल्कुल संवैधानिक माना और ये संविधान सम्मत माना है इसको, इस प्रक्रिया को। देखिए विपक्ष जो है ना, वो बार बार एक नैरेटिव सेट करने का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करता है, और वो झूठ के आधार पर नैरेटिव सेट करने का काम करता है। पहली बार इन्होंने नैरेटिव सेट करने का काम किया था EVM मशीन के ऊपर, और वो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इनके नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। दूसरी बार भी इन्होंने जो SIR प्रक्रिया के ऊपर नैरेटिव सेट करने का काम किया, उसको भी ध्वस्त कर देने का काम किया। तो निश्चित रूप से विपक्ष को ये समझना चाहिए कि जो संवैधानिक प्रक्रिया अनुच्छेद 324 के तहत इसके पहले भी 8 बार की जा चुकी है, और वह प्रक्रिया संवैधानिक है, उस संवैधानिक प्रक्रिया का विरोध करना निश्चित रूप से असंवैधानिक है, असंवैधानिक क्रिया कर रहा है विपक्ष, वो मैं कहना चाहूंगा। देखिए सबसे मुख्य मुद्दे पे आना चाहूंगा मैं अमिताभ जी, और मुख्य मुद्दा ये है कि जब जब, अभी आपने भी कहा, जब जब किसी ने संवैधानिक संस्था पे या फिर स्वायत्त शासी संस्थाओं पे उंगली उठाने का काम किया या अपने आप को उससे सर्वोपरि मानने का काम किया, तब तब वो सत्ता से बेदखल हुआ है या फिर जनता ने उसको पूरी तरह से नकार दिया। आपने इंदिरा गांधी का नाम लिया, आपको भी होगा कि किस तरह से उन्होंने, उनकी सांसद की सदस्यता गई थी और उसको सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे करके जो है इन्होंने इमरजेंसी देश में लागू किया। उसके बाद जब चुनाव हुआ, उसके बाद जनता ने इनको कैसे उखाड़ कर फेंक दिया। उन्होंने भी संवैधानिक संस्था जो है हमारी न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया था। ममता बनर्जी ने वही काम किया, सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संवैधानिक संस्था, स्वायत्त शासी संस्थाओं के खिलाफ वो लड़ती रही, और देखिए किस तरह से जनता ने वहां पे अपने मुद्दे, जो जनहित के जुड़े मुद्दे पे वोट करने का काम किया। और जो ये सनातन विध्वंसक और रत्नाकर जी एक मिनट भाई, लेकिन विपक्ष तो, एंटायर अपोजिशन तो ये कह रहा है कि भाजपा नहीं जीती है बंगाल में, इलेक्शन कमीशन जीता है। देखिए वो क्या कहते हैं ना, हम लोग यहाँ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। विपक्ष के पास अब कोई चारा रह नहीं गया है, तो ये अपने हार का ठीकरा निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन पे, न्यायपालिका पे और चुनाव आयोग पे, चाहे ईडी पे, ये फोड़ते रहेंगे। मैं उस पर ही आना चाहता हूं कि कैसे इन्होंने जिसने संवैधानिक संस्थाओं का विरोध किया, जिसने स्वायत्त शासी संस्थाओं का विरोध किया, जनता ने उसको नकार दिया। ममता बनर्जी का मैंने बताया कि किस तरह से उन्होंने किया। उसके बाद मैं बता दूं आपको अमिताभ जी कि राहुल गांधी ने भी यही SIR प्रक्रिया के विरोध में, चुनाव ज्ञानेश कुमार के विरोध में, उन्होंने पता नहीं कौन कौन तरह नाना प्रकार के एटम बम फोड़े उन्होंने इसी के प्रक्रिया के विरोध में। 300 सांसद लेकर चले गए उनके ऑफिस के सामने, धरना प्रदर्शन किया उन्होंने। क्या हुआ बिहार में? बड़ी सी रैली भी किया था उन्होंने SIR प्रक्रिया के विरोध में, ज्ञानेश कुमार के विरोध में। क्या हुआ? जनता ने वहां पे बता दिया उनको। यही ममता बनर्जी भी वही SIR प्रक्रिया के खिलाफ जो उन्हें सड़क पर उतरी, क्या हुआ? जनता ने बता दिया। देखिए ये हमारे भारत के लोगों की आत्मा है संविधान। अगर संविधान से सर्वोपरि कोई अपने आप को मानेगा तो निश्चित रूप से वो सत्ता से बेदखल हो जाएगा। और वोट चोरी पे 10 सेकंड लूंगा और आपका जी, वोट चोरी पे ये लोग बोलते हैं हमेशा से कि भारतीय जनता पार्टी जो है वोट चोरी करती है, वोट चोरी करती है, वोट चोरी करती है। मैं पूछना चाहूंगा यहाँ विपक्ष के जो लोग बैठे हैं उनसे ही, जब जहां पे सत्ता नॉन बीजेपी गवर्नमेंट की थी, वहां पे भी तो आपने चुनाव लड़ा भाई। आप वहां पे तो जीत नहीं पाए, फिर वोट चोरी का इल्जाम हमारे ऊपर ही क्यों लगाने का काम करते हैं? आप पश्चिम बंगाल में तो 77 के बाद आपकी सत्ता आई ही नहीं 50 साल से।
तो वोट चोरी वहां पे किसने किया, ये आप जरा देखिए, कांग्रेस वालों से जरा पूछ लीजिए जो वो इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे ऊपर। और उत्तर प्रदेश में 89 के बाद कांग्रेस आई ही नहीं, तो उत्तर प्रदेश में भी वोट चोरी करने का काम किया क्या वो समाजवादी पार्टी लोग यहीं बैठे हैं? कई राज्य हैं जहां आधी सदी से तमिलनाडु में कांग्रेस लगभग 60 वर्षों बाद सत्ता का मुंह देखी है गठबंधन में, राहुल जी की उम्र से ज्यादा। वही स्थिति बिहार में, वही स्थिति उड़ीसा में, यही इनका चरित्र है। 40 साल तो बहुत राज्यों में हो गए। ठीक बात है, ठीक। पवन विजय जी, एक बात और सुप्रीम कोर्ट ने कही, वो शोर में दब गई। राहुल जी ने कहा कि एसआईआर डेमोक्रेसी पर हमला है। ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव कराने के लिए एसआईआर जरूरी है, मैंडेटरी है। क्या उसने निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव प्रक्रिया का पार्ट एंड पार्सल बता दिया एसआईआर को, लॉ ऑफ द लैंड। और वो राहुल गांधी कह रहे थे कि ये डेमोक्रेसी पर हमला है, और अखिलेश जी की पार्टी नारा लगा रही थी पीडीए का झंडा बुलंद का हुआ झंडा बुलंद, बंद करो एसआईआर का बस्ता, ऐसा कुछ। क्या सुप्रीम कोर्ट ने तो दोनों की बात किनारे कर दी। उसने कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव कराना है तो एसआईआर उस प्रक्रिया का एक अविभाज्य अभिन्न अंग रहेगा। यानी आगे के लिए जो लोग उत्साह में है कि नहीं वो तमिलनाडु वाली दूसरी मामला होगा और बंगाल वाली दूसरी और पांडुचेरी वाली दूसरी, ना, उसने ये बिहार का इस्तेमाल नहीं किया शब्द का। उसने कहा देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए एसआईआर मैंडेटरी है। पवन विजय जी, देखिए राहुल गांधी जी जो कहते हैं तो उसमें कोई फैक्ट एंड फिगर थोड़ी है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है तो उसने बाकायदा इस पर अनुसंधान किए, शोध किया, फैक्ट्स देखे, साक्ष्य देखे, उसके बाद इन्होंने अपना निर्णय लिया। मैं समाजवादी पार्टी के जो हमारे बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी एक बात से मैं बहुत ही मतलब इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। वो जो बार बार जो संस्थान ने जो निर्णय दिया उसको एक व्यक्ति का वो निर्णय बता रहे हैं, ये चीज गलत है। भारत संस्थानों से मिलकर के बना है, व्यक्तियों का जो सामंजस्य है वो संस्थान करते हैं। भाई जो कानून के द्वारा बिल्कुल बिल सम्मत जो निर्णय आया है आप उसके विरुद्ध मत जाइए, इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। राहुल गांधी जी जो गलती कर रहे हैं उसका खामियाजा उनकी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कब से वो पार्टी नहीं है, तमिलनाडु में कब से पार्टी नहीं है, बंगाल में कब से पार्टी नहीं है। तो आपके निर्णय ये बताते हैं कि आप अभी अपरिपक्व हैं। तो समाजवादी पार्टी के लोग इतने परिपक्व हैं, इनके नेता पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर है, अखिलेश जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, उनकी समझदारी का सम्मान करता हूँ। लेकिन ये जो व्यक्तिगत बात कर रहे हैं वो व्यक्तिगत बात ये कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। संस्थानों का अपना महत्व है, भारत संस्थानों से ही चलता है, संस्थानों से ही लोकतंत्र भारत में जिंदा है, किसी एक व्यक्ति के बदौलत लोकतंत्र जिंदा नहीं है। तो राहुल गांधी को तो नुकसान हो ही रहा है, समाजवादी पार्टी को भी इसका नुकसान हो सकता है। और जो कांग्रेस के सज्जन कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि आईआर और एसआईआर में फर्क है, तो मैं नहीं मानता हूं कि आईआर और एसआईआर में फर्क है। भाई संविधान में 125 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, तो आईआर के पहले एस लग जाए तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? जो डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है भारत में, भारत की जो सीमाएं हैं वो असुरक्षित है, वहां से घुसपैठिए भारत में आ रहे हैं, उनको अगर हम चुन चुन करके अगर नहीं निकालेंगे तो हमारी वैसी जनसंख्या इतनी ज्यादा है, वो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी करेंगे तो उसका नुकसान देश की एकता और अखंडता को भी है। तो इन सब चीजों को सभी पार्टियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इन सब चीजों से बचा जाए। और देश सबका है, मेरा ही केवल नहीं है, न केवल समाजवादी पार्टी का, न केवल कांग्रेस का है, देश सबका है। तो देश के संसाधन सीमित हैं, हमको अपने देश को बचाना है तो हमको अपने संस्थानों को बचाना पड़ेगा, देश को घुसपैठियों से नहीं बचाना पड़ेगा। जी एक आशीष जी, एक बात तय हो गई कि भाई एसआईआर अब देश के हर राज्य में होगा, जहां हो चुका वहां हो चुका और हर राज्य में होगा, और अब ये एक निश्चित अंतराल पर होती रहेगी ये प्रक्रिया। ये विषय आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया, इससे ऊंची कोई अदालत भारत में नहीं। एक विषय
दूसरा विषय ये कि जो ये कहा जा रहा है कि वो IR था, ये SIR है, ये मुझे लग रहा है उसी टाइप की बात है कि ये प्रो मैक्स है, वो मैक्स है, आईफोन मैक्स है कि नहीं। अरे चाचा आईफोन है ना। मूल बात क्या है? मतदाता सूचियों का संशोधन, सरल भाषा में समझ लो क्या। और सरल भाषा में कहते हैं जो इटावा में समझ में आए, फर्रुखाबाद में समझ में आए, मतदाता सूचियों की जांच पड़ताल, यही ना। इसको आप अंग्रेजी में कोई नाम दे दो, IR, FIR, SIR, TIR, कुछ नाम लिख दो यार। जितने विद्वान उतने कठिन नाम। मूल बात क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने उस मूल बात को स्वीकार कर लिया। उसने कहा अगर भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हैं तो मतदाता सूची में संशोधन होता रहना चाहिए। अब आप उसको IR बोलो, CR बोलो, PR बोलो, TR बोलो। जैसे अभी मोदी सरकार ने भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता दोनों में नाम बदले, धाराएं भी बदली, कानून की शब्दावली भी बदली धाराओं की। आपको तो पता ही होगा। उससे कोई बहुत बुनियादी फर्क पड़ गया नहीं ना। जो 302 थी वो हो सकता है 168 हो गई हो, लेकिन है तो ऐसा तो नहीं कि खुला खेल फर्रुखाबाद या मौज लो। आशीष जी, जहां तक सवाल है कि निष्पक्ष चुनाव हो, ये तो हर एक व्यक्ति चाहता है। और आपको मुझे याद आया एक और सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, मेरे ख्याल से केस गया था पहले चुनाव आयोग में, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गया था कि आधार कार्ड को जो है, जो भारतीय जनता पार्टी ने हर एक चीज से जोड़ा है, पैन कार्ड से जोड़ा है, तो आधार कार्ड को जो है वो वोटर कार्ड से जोड़ देना चाहिए। जो मुझे लगा कि ठीक है, हम लोगों को लगता है कि भाई हाँ, अगर आप जोड़ देते, लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको नकार दिया और चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे ये भी समझ नहीं आया था कि भाई जब आधार कार्ड, जिससे कि पारदर्शिता बढ़ती, जैसे कि हमने पहले मांग रखी थी कि हर एक ईवीएम पे वीवीपैट लगे और पर्ची निकले, जिससे पता हो कि वोट जो है पड़ा, किसको पड़ा, वो पर्ची वहां रहेगी। लेकिन चुनाव आयोग ने भी मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया, बोले नहीं इसकी जरूरत नहीं है। और अब बात हो रही है कि नहीं भाई निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। तो हैरान करने वाली बात तो है। आशीष जी एक मिनट आशीष जी, मान लीजिए भारत में एक हाइपोथेटिकल सीन, भारत में 80 करोड़ वोट पड़े लोकसभा में, मान लो क्या 29 में, इतना पड़ेगा, लगभग 80-90 करोड़ वोट पड़ जाएगा 29 में, क्योंकि 100 करोड़ की निर्वाचक मंडल तो अभी हो गया हमारा भारत का, तो 29 तक की संख्या और बढ़ेगी। अब वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। मान लीजिए 80-90 करोड़ वोट पड़ा, तो एक बार वोट पड़ा और उसके बाद जो हारे, हर सीट पर हारेंगे लोग, उन सब ने कह दिया कि आप दोबारा से गिनती करो पर्ची की, क्या? तो वो उतना ही बड़ा काम हो गया जैसे पहले मतदाता सूची हमारे वो ठप्पे वाले वो कागज गिने जाते थे ना, टेंट लगता था, है हलवाई बैठता था और 7 दिन तक परिणाम आते रहते थे। वैसे चाह रहे हैं क्योंकि 100 करोड़ वोट फिर दोबारा से गिना जाए। रुक जा भाई, अरे भाई यार है, ऐसा चाह रहे हो ना? हर पर्ची निकलेगी, पर्ची रहेगी, तो हर आदमी कहेगा भाई मेरी पर दोबारा गिनो, मुझे भरोसा नहीं। क्या ये ले 1100 रुपया मैं जमा करा रहा हूं, पर्ची कटा रहा हूं, दोबारा गिनो, आएगी कि नहीं आएगी? है ये क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा? आप ये एक मिनट आशीष भाई, तब फिर हम उस पे हम ईवीएम काय को, फिर वो आप ये क्यों मान, फिर ठप्पे वाली चाह रहे हो व्यवस्था? वो तो ठप्पे वाली व्यवस्था में तब्दील हो जाएगी चीज। लेकिन आना जल्दी चाहिए, ये मतलब नहीं है कि निष्पक्ष हो या ना हो, जल्दी परिणाम आना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं। जब संसद में सरकार के भाग्य का फैसला इलेक्ट्रॉनिक बटन से हो रहा है, तो आपको इसमें क्या समस्या है? अच्छा, जहां वोटिंग, एक मिनट, जहां वोटिंग बैलेट से भी हो रही है, एक मिनट भाई, जहां वोटिंग बैलेट से हो रही है, क्या वहां विपक्ष जीत जा रहा है? नहीं ना। जर्मनी में चुनाव क्या बैलेट से, जहां भैया एक मिनट आशीष बाबू, जहां बैलेट से वोट हो रहा है वहां आप जीत रहे हैं क्या? नहीं ना। और जहां ईवीएम से हो रहा है वहां जीत भी रहे हो। ये इस बात को समझना होगा। रवि प्रताप जी, बीच में थोड़ा तकनीकी असुविधा हो गई थी। अभी तक हर पार्टी को
अपनी पराजय, अपनी अक्षमता, अपनी जनाधार की कमजोरी को एसआईआर के दुपट्टे के पीछे छुपाने की सुविधा प्राप्त थी। क्या? मेरी बात को गंभीरता से समझिए। हर पार्टी को, हर नेता को अपनी अक्षमता, अकर्मण्यता, कमजोरी, जनाधार विहीनता को एसआईआर के दुपट्टे के पीछे छुपाने का हक हासिल था कि एसआईआर के चलते हार गए, वरना तो मेरा तो कोई जोड़ ही नहीं। क्या वो नैरेटिव सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया क्या रवि जी? अब आपको लगता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी को कोई नया नैरेटिव ढूंढ के लाना होगा? क्योंकि ये हाइड्रोजन बम, ये परमाणु बम, ये नाइट्रोजन बम, ये तो फुस हो गए जी। नरेटिव ढूंढे नहीं जाते हैं। राजनीति में नरेटिव तो अपने आप अभ्युदित हो जाते हैं जी। और नरेटिव का काम ये भाजपा करती है, माहौल का काम भाजपा करती है। मैं आज भी विधि का छात्र होने के नाते ये संशय प्रकट करता हूं कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नजर में भारत का युवा अगर काकरोच नजर आता है तो शायद वो भूल गए कि मुश्किलें फना हो जाती हैं जब हके शमशीर निकलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। मेजर साहब बैठे हैं, सेना में 17 साल नौकरी का रिटायर कर दिया जाता है कि आप जवान नहीं है। अब उन्होंने उसका खंडन भी किया दक्ष हो, जवान नहीं है, लेकिन आपकी नजर में ये जो जवान है ये काकरोच हो जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कवच नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा डिसीजन किया जो कि संवैधानिकता के ऊपर था। अब प्रश्न ये उठता है कि इनका वे ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है? जो एग्जीक्यूट किया इन्होंने वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से किया, मनमाना किया। और आज भी ज्ञानेश कुमार जी के कवच और कुंडल के तले ही रथ में जा रहे हैं लड़ने के लिए। और उसी ज्ञानेश कुमार जी और जो पहले राजीव जी थे उनको इन लोगों ने कवच पहनाया जो कर्ण को महाभारत में प्राप्त था कि जब तक रहेगा उसकी पराजय नहीं हो सकती, कि उसको निवर्तमान या वर्तमान चुनाव आयोग को आप खड़ा नहीं कर सकते किसी में। एक बात चलती है, एक मासूम सवाल आ गया, आप भूल जाएंगे फिर, कागज तो लिखता नहीं। एक मासूम सवाल है, एमएस गिल और टीएन शेषन ये कौन थे? ये क्या कांग्रेस उस समय के कांग्रेस के नेतृत्व के चाकर नहीं थे? चाकर थे ना, चाकर ही थे। मैं चाकर शब्द पूरी गंभीरता से इस्तेमाल कर रहा हूं। चाकर नहीं थे क्या? और आपने इनको चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया था कि नहीं? ये तो चाकर थे आपके। आप कहेंगे चाकर नहीं थे, मैं अभी कोट कर दूंगा, मैंने सोच समझ के बोला चाकर। रवि भाई, आपने तो अपने चाकरों को बना दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन हमने 2023 जैसा कानून लाके उनको मैंने क्या कहा? आपने नहीं किया भैया रवि भाई, आपने अपने यहां खाना की देखभाल किचन की देखभाल करने वाली को राष्ट्रपति बना दिया। आपने अपने कारिंदों को अपने पार्टी के नेता को आप सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिए, फिर जज का टेन्योर खत्म हुआ तो फिर नेता बना दिए। ये काम अकेले आपने नहीं किया। आपने जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया था वो जा करके मोदी जी को चुनाव लड़वा रहे थे वाराणसी में, और एक भी चुनाव जीवन में जीते नहीं है। आपने उनको राष्ट्रपति बनाया था। दूसरी राष्ट्रपति जब आडवाणी जी दौड़ में रवि जी ठीक है, अयोध्या का केस ओपन करा दिया बनाया ना करके मुर्मू जी को आप आए। ठीक, आप ये बात कहते हैं कि राष्ट्रपति बनाते हैं, ठीक, प्रधानमंत्री बनाते हैं तो शोभा नहीं देता है। अभी रुक जाइए। राजनीतिक लोग सबको चुनाव लड़ाने जाते हैं, इसमें कौन सी बात हो गई? ये बात कोट कर दी। रसोइये के में और राजनीतिक व्यक्ति में अंतर नहीं। पूरी भाजपा मोदी जी को चुनाव लड़ाने जाती है, उन्हीं में से लोग बनेंगे कि कांग्रेस के लोगों को बना देंगे? नहीं ना। लेकिन ना नरेंद्र मोदी अपनी खिचड़ी बनाने वाले को राष्ट्रपति बना दे तो सवाल उठेगा। चुनाव सबको लड़ाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले का आदमी भी बंगाल रहा है 60 दिन, तो उसको कभी कुछ नहीं बनना चाहिए। बोले ये तो बंगाल गए थे चुनाव लड़ाने। कैसी बात कर रहे हो यार? कुछ तो सोचो महाराज, इतनी गर्मी थोड़ी नहीं पड़ रही अभी। क्या बात है? बोले मोदी जी को चुनाव लड़ाने गए थे। मोदी जी को चुनाव लड़ाने नहीं जाएगा भाजपा का आदमी, को राहुल जी को जाएगा। कल को आपको कुछ कांग्रेस की सरकार आ जाए संयोग से और आपको कुछ बना दे राहुल जी,
तो हम ये तो नहीं कहेंगे रवि प्रताप तो उनका चुनाव लड़वा रहे थे, उनका झोला पकड़ के चलते थे। नहीं, आप उसकी पार्टी के मेंबर हैं, आप झोला पकड़ के चलेंगे ही। लेकिन आप उनका ब्रेड बटन लगा रहे हैं और बर्तन धो रहे हैं तो फिर बात थोड़ी अलग हो जाएगी। बस इतनी सी बात है, बाकी तो कोई समस्या नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ता सबका काम करते थे, पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ उनके सहायक के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी चलते थे, और अटल जी के पीए का काम, औपचारिक तौर पर पीए का काम आडवाणी जी करते थे। पार्टी का आदमी करता है भाई, लेकिन रोटी और सब्जी बनाने में थोड़ा अंतर हो जाता है, बस इतनी सी बात। बाकी तो सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। शेषन जी ने कहा, एक बात कह के रत्नाकर जी के पास जाऊंगा। शेषन ने एक इंटरव्यू में कहा, अब तो वो जन्नत नशीन है, अल्लाह उनकी रूह को जन्नत बख्शे। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी का फोन आया रात में 9 बजे, ये कैबिनेट सेक्रेटरी थे, राजीव जी प्राइम मिनिस्टर थे, और उनका शेषन चुनाव आयोग को बोलो मैं कुछ डेट्स बता रहा हूं कि इनको अनाउंस कर दें, इनमें इलेक्शन कराऊंगा। क्या ऑन रिकॉर्ड का टीएन शेषन ने कि प्राइम मिनिस्टर डेट भेज रहा है इलेक्शन कमिश्नर को कि इसको अनाउंस कर दो। ये था रवि भाई, सबको मालूम है, ऐसा ही दृश्य था। गिल साहब की कोई हैसियत थी क्या? वो इंदिरा जी के सामने खड़े भी हो सकते थे क्या? नहीं ना, आपने उनको बनाया, फिर राज्यसभा ले आए, फिर मंत्री बना दिया। कौन थे गिल साहब? वो भगत सिंह थे? नहीं ना, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। गिल साहब का भी नेता थोड़े न रहे, वो तो इंदिरा जी की कृपा रही तो चलता रहा काम। खैर, रत्नाकर सिंह जी, कांग्रेस कह रही है कि नैरेटिव एक ध्वस्त हो गया, लेकिन लोकतंत्र में अगला नैरेटिव कब पैदा हो जाए कुछ पता नहीं। एक और भैया रवि जी रुक जाओ, और समाजवादी पार्टी का जो तेवर कलेवर में समझ पा रहा हूं वो औपचारिक तौर पर तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा खतरा ज़्यादा होता है, 11,440 वोल्ट है, वहाँ के जज की भ्रकुटी टेढ़ी होगी तो फिर जमानत कहीं नहीं मिलती, फिर तो मतलब, और अभी गर्मी भी ज़्यादा है, जेल ठीक भी नहीं, इसलिए वो तो उन्होंने ठीक ठाक भी हम नहीं, लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन कुछ करें शाहबानो टाइप, वो नहीं करेंगे, उनकी बात हमें पसंद नहीं, लेकिन हमने कहा कि शाहबानो जैसा कुछ हो जाए तो उनका नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। हल्ला बोल भी नहीं बोलेंगे। क्यों? हल्ला बोल करा दो, थाली कंबल लेके डासना में सब अंदर। सुप्रीम कोर्ट है भैया, कोई मुंसिफ की इजलास है रत्नाकर जी। लेकिन मुझे लग रहा है कि विपक्ष एसआईआर को छोड़ेगा नहीं, एसआईआर का स्यापा अभी भी चलेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी। कैसे निपटेंगे? जी, पहले तो मैं समाजवादी पार्टी का जो वक्तव्य था उसके ऊपर ही आ जाना चाहता हूं। देखिए अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि गर्मी बहुत है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसला है उसका विवेचना तो आप कर सकते हैं, लेकिन आलोचना नहीं कर सकते। अगर आपने आलोचना किया तो भाई गर्मी जो है आपको भी लगेगी, कहीं ना कहीं अंदर जाके गर्मी जो है लग सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये कह रहे थे कि एक न्यायाधीश जो कहते हैं 27 लाख वोटरों को कि अगली बार आना है, मैं उस तर्क पे जाना चाहता हूं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है और तथ्य को वो घुमा करके पेश करना चाहती है। देखिए, मैं आपको उदाहरण से बताना चाहता हूं कि हमारे देश में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का स्टेप बाय स्टेप जो है पालन बीएलओ करता है। वो बार अगर कोई उसके घर पे अगर जाता है, अगर नहीं मिलता है तो 3 बार सत्यापित करने का काम करता है। उसके बाद भी उनको चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जाता है, 1 महीने का वक्त भी दिया जाता है, फिर भी अगर वो सूची में अपना नाम जो है वो दुरुस्तीकरण नहीं करा पाते हैं तो आरोप अगर ये न्यायाधीश पे लगाते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको उदाहरणार्थ भी बताता हूं। आप अगर अमिताभ जी जब भी जाते हैं फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं,
फ्लाइट से जब भी ट्रेवल करते हैं तो आपको आधे घंटे पहले तक, जब तक कि सारे लोगों को फ्लाइट में झूठ बोलने भेज का नहीं प्रकल्प दिया किया जाता है, कि जब 3 तक बार कि गया। उसका दरवाजा आप बताइए बंद कब नहीं गया? कर दिया जाता है। ये दोनों दिखाइए रवि भाई को, लोग का नाम और मोबाइल मैं नंबर बात था, नहीं जा पाएगी। लेकिन रही- न पति का ये नाम बीच था, में न पिता बोलेंगे का तो नाम मैं था, बात जा ही तो नहीं उसकी डेट ऑफ बर्थ थी। नहीं आप बोलो, ये किसने रत्नाकर जी आप छुपा बोलो, दिया अब बताइए? भाई रवि जी रुको, आप बोलो, किसने रत्नाकर जी छुपाया? बोलो, आप उस ऐसे रुको नहीं, इन्यूमरेशन बोलो फॉर्म में बोलो न पिता का नाम था, न पति का नाम था। जी। तो मैं वही कह रहा था कि जैसे आप फ्लाइट में जाएंगे अमिताभ जी। जी, तो अगर वहां पे आपको अनाउंसमेंट, अगर आप वहां पे उपस्थित नहीं है कि आपको जाना है जहां पे आप एंट्री लेना है, वहां पे फ्लाइट अटेंडेंट से आप सत्यापित करा के अंदर जाएंगे, तो वहां पे सारी प्रक्रिया के तहत आपको गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर आप वहां पे पहुंच नहीं पाएंगे और वहां पे बार बार फ्लाइट अटेंडेंट आपका नाम अनाउंस करता रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो समय निर्धारित होता है, उस निर्धारित समय पे आप नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर गेट निश्चित बंद रूप हो से जाएगा। दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। फिर बोर्डिंग और बंद हो फ्लाइट जाती है। अटेंडेंट जब आप पहुंचेंगे, फ्लाइट अटेंडेंट बोलेगा कि भाई अगली फ्लाइट से अब आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा, सारी प्रक्रियाओं के गुजरने के बाद भी आप उसको दुरुस्तीकरण नहीं करा पाते हैं, तमाम फॉर्म C6 जो होता है, तमाम प्रक्रियाएं होती है, नहीं करा पाएंगे, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का यही होगा ना कि आप अगली बार जब दुरुस्ती करना चाहिए, अगली बार जब वोट करना। हमने तो आपको मौका दिया, आधी बात कि हमने गलती से कट गए। पहले पता कर लिया करो, जरा पढ़ लो। माना कि 7वीं 8वीं के बाद भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, 7वीं फेल, और आपके प्रधानमंत्री चले जाते हैं कोर्ट में कि मेरी डिग्री, मेरी सार्वजनिक चीजें को दिखाया। आप लोग व्यक्तिगत मैं आपकी कमियां समझ रहा हूं। मैं आप लोग मुद्दे के रूप में आप लोग नहीं लड़ सकते हैं। अभी अगर अखिलेश 8वीं यादव तो किस सुप्रीम वजह कोर्ट पे, किस आधार पे कह रहे थे कि ममता बनर्जी ऐतिहासिक जीत जीतेंगी, वही सपना आप भी यहाँ पाले हुए बैठे हैं कि हम लोग जो है जनता से कनेक्टेड है, सही कर रहे हैं, जनता आपकी बात मान रही है। अरे भाई SIR की प्रक्रिया की, SIR के मुद्दे के बाद कितने राज्यों में चुनाव हुआ ये बताइए, और कितने राज्यों की जनता ने आपकी बात सुनी ये भी बताइए जरा। अगर जनता अगर आपकी बात सुनती और सच मानती, तब तो भारतीय जनता पार्टी आ ही नहीं पाती, ना बिहार में आती, ना पश्चिम बंगाल में आती, ना दूसरे राज्यों में आ पाती। आप लोग और गलत तरीके से जो है तब भी तो हार गए। 24 में हारे कि नहीं हारे? हार गए ना हमसे, 24 में हार गए ना। ईडी सब लेकर, देखिए अभी हिंदू मुस्लिम का रोना लेकर हार गए 24 में, हम लोग हार गए 24 में, हम लोग हार गए 24 में। आप जीत के प्रधानमंत्री बन गए अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जीत के प्रधानमंत्री बन गए। ये बताइए दौड़ाने का वक्त आ गया, कम ज्यादा होती है, भाजपा को दौड़ाने वाली कम ज्यादा होती है। ठीक है, दोनों मित्रों को रोकूंगा, रत्नाकर जी को भी और आशीष जी को भी। एक ठीक है, आगे बात दोनों मित्रों से कहूंगा, आप रुकना होगा। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। केरल में कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के निर्देश पर केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी को अपना PS बना दिया। उस पर आपत्ति नहीं, वो गंगा जल से पवित्र है, बाकी की ऐसी तैसी करेंगे। बोले ले मिली भगत है कि नहीं है इनकी? क्यों? बोले शुभेंदु ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को अपने स्टाफ में शामिल बना लिया। केरल में चल जाएगा, ये बंगाल में नहीं चलने देंगे। ये दोहरा चरित्र ही विपक्ष के लिए संकट का कारण बन गया। आपकी बात में वजन खत्म हो रहा है, मुश्किल ये मित्र। ये बात ठीक है कि प्रक्रिया कोई भी हो अनंत काल तक ओपन नहीं रह सकती। अनंत काल तक न ट्रेन रुकती है, न जहाज रुकता है, न बस रुकती है। फिर तो अगली की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, फिर तो अगली की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। राशन जो बंटता है 80 करोड़ लोगों को, वो लोग समय से लेने जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं ना, वहां तो चूक नहीं होती। बायोमेट्रिक भी करते हैं वहां। जो लोग ये कहते हैं कि भारत के लोग कैसे जान पाएंगे इतना सब कठिन का, वो तो सब बायोमेट्रिक कर रहे हैं। और एक का भी राशन नहीं छूट रहा भगवान के आशीर्वाद से। क्यों? उनको टाइम टेबल नहीं पता, इसी में टाइम टेबल नहीं समझ में आया।
जिसे देखो वो एक ही कहानी कह रहा, 27 लाख 27 लाख 27 लाख। नहीं जी, उन्हीं में से 20 लाख लोग वो थे जो जुडिशियल प्रक्रिया से गुजरे, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजेस को वहां बैठाला रात दिन और वो क्लियर हुए और वोट डाले। बोले मेरी ट्रेन छूट गई, बोले क्यों? बोले 7 बजे की ट्रेन थी, मैं 9 बजे आया, तो 9 बजे तक रुक नहीं सकती थी ट्रेन। अब ये स्टेशन मास्टर करेगा अगली ट्रेन में चले जाना, नहीं ना। और रत्नाकर ने ठीक कहा, एक समय आता है जब आ जाता है गेट क्लोज्ड, बोर्डिंग क्लोज्ड, फिर आप कुछ भी हो, 3 तूफान, तुर्रम खां, कुछ भी हो, फिर आपको उस जहाज में एंट्री नहीं मिल सकती। होता है ना, वैलिड टिकट है आपके पास, सिक्योरिटी चेक से भी आप आ गए, लेकिन आप इस आधार पर नहीं कर सकते मेरा तो सिक्योरिटी चेक हुआ अब तो मुझे जहाज पे बैठाओ, नहीं। बोर्डिंग का समय था, आप बोर्डिंग में आए तो ठीक है, नहीं आए तो नहीं। और मैंने केवल जहाज का उदाहरण नहीं दिया, नहीं तो कहा जाता कि पूरा भारत जहाज में जलता है क्या अग्निहोत्री जी। मैंने राशन का उदाहरण दिया, 80 करोड़ लोग, एक आदमी मुझे पवन नहीं मिला जिसने कहा भैया मेरा राशन छूट गया। क्या सब काम छूट सकता है, राशन किसी की नहीं छूट रहा, भगवती की ऐसी कृपा है क्या। और आशीष जी की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत को कम मत आंको, भारत बहुत आगे बढ़ गया। एक उदाहरण देता हूं, एक नौजवान था, उसका बीपीएल वाला कार्ड था। आशीष जी सुनना, इसी उत्तर प्रदेश के एक इलाके, तो वो कार्ड अपने आप कंप्यूटर से या जो भी एआई तकनीक रही उससे आ गया मैसेज कि ये कार्ड अब आपका निरस्त कर दिया गया। वो परेशान हुआ, तो हमारे पास बात है, हमने कहा अच्छा मैं बोल दूंगा किसी अधिकारी को तो बन जाएगा। एक दिन उसने कहा कि भाई साहब वो जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी का फोन आया था मेरे पास। मैंने बोले उन्होंने कहा कि आप ऐसे ऐसे अपना भर दो डिटेल और उसका नंबर आएगा एक, वो नंबर हमको भेज दो और आपका कार्ड रिन्यू हो जाएगा। मैंने कहा कैसे? बोले मैंने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर डाल दी थी शिकायत। क्या आप उनको लल्लू समझ रहे हो? ये समझ रहे हो सारी बुद्धि नेताओं में है, बाकी उनमें कोई बुद्धि नहीं। ये जागृत देश हो गया भैया, जिसके पास बीपीएल कार्ड है वो मुख्यमंत्री के पोर्टल पर संवाद कर रहा है डिजिटली और अपना काम करा रहा है। तो वोट कैसे नहीं बनवा पाया? राशन कार्ड बनवाने में कितने कागज जमा होते पता है आप तीनों को? उससे कम कागज जमा होते वोट बनवाने में। जो लोग कह रहे थे बताइए गरीब आदमी इतने कागज कहां से लाएगा, क्यों भैया? राशन कार्ड बनवाने में जितने कागज लगते हैं उससे आधे कागज में वोट बनता है। फिर ड्रामा झूठ क्यों बोल रहे भैया? ये मैं तो व्यवहारिक चीज पकड़ता हूं, थेथरई में तो मेरी कोई रुचि नहीं, मैंने थेथरोलॉजी कभी पढ़ी नहीं। कैसे होता है फिर? आप नब्ज ही नहीं समझ पा रहे, आप अपनी अक्षमता, अपने जनाधार विहीन दल, अपनी अकर्मण्यता को एसआईआर के घूंघट के पीछे छुपाना चाहते थे। हारते अपने कारणों से थे और कहते थे हमको तो ज्ञानेश ने हरा दिया, हमको महेश ने हरा दिया, हमको आयोग ने हरा दिया, हमको एसआईआर ने हरा दिया, हमको एफआईआर ने हरा दिया। जो मन में आए अल्ले बल्ले बोले रहो। सच्चाई ये है, ये बात आशीष जी भी जानते हैं और रवि भाई भी जानते हैं, सच्चाई ये है कि जनादेश सर्वोच्च है। आप उसकी व्याख्या फिर कैसे भी करो, लेकिन कुर्सी पर हैं तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ममता जी ने थोड़ा सा अंगड़ाई ली थी कि मैं नहीं इस्तीफा दूंगी, लेकिन 24 घंटा, जैसे ही 25वां घंटा लगा वो समझ गई कि भारत है, कुर्सी छोड़ दे, गई 5 साल के लिए पार्टी सत्ता से बाहर। अब आप बैठकर प्रवचन कुछ भी करो कि एसआईआर ने हरा दिया, फलाने ने हरा दिया, ढिकाने ने हरा दिया, मूल बात सत्ता गई। जनादेश भारत में एग्जीक्यूट होता ही होता है। इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री के खिलाफ जब जनादेश आया तो आशीष भाई उनको भी कुर्सी छोड़नी पड़ी। क्या? बिना रंगबाजी के छोड़नी पड़ी। नहीं तो ये भी कह सकती थी कि आ जाओ सब लोग,
युवा कांग्रेस के लोग नहीं छोड़ेंगे कुर्सी, हमें मानव श्रृंखला बना घेर लो, नहीं ना। भारत की सबसे बड़ी खूबी यही है, भारत में सत्ता हस्तांतरण में कभी संघर्ष नहीं हुआ, लोकतंत्र जब से भारत ने अपनाया है। इसलिए अपने अपने घर की कमियां देखो, अब एसआईआर के भरोसे न रहो। अब एसआईआर के नाम बिल फाड़ना मुश्किल हो जाएगा। मेरी समझ ये कहती, सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय के बाद अब विपक्षी दल, राहुल जी, ममता जी, तेजस्वी, ये सब लोग एसआईआर के नाम बिल नहीं फाड़ पाएंगे। जनता में उसका मैसेज जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तो कोई संस्था है नहीं। जब सबसे बड़ी संस्था ने कह दिया कि ये न्यायपूर्ण है, संविधान सम्मत है, चुनाव आयोग ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया और एसआईआर जारी रहेगी, पीडीए की आवाज बुलंद, एसआईआर का करो बस्ता बंद, ये नारा है सपा का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बस्ता खुला रहेगा, तब क्या करिएगा? अब तो बस्ता खुला रहेगा। आपके कहने से नहीं चलता देश। देश संसद से चलेगा, संविधान से चलेगा, सुप्रीम कोर्ट से चलेगा और अंततः ननकू के जनादेश से चलेगा। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीआर मसाला, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीआर मसाला।